हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग कर रहे हैं 9th साइंस का इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज चैप्टर 15। उसकी एक्सरसाइज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी वन मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन विच इंश्योर हाई यील्ड। मतलब कोई भी एक ऐसा मेथड क्रॉप प्रोडक्शन का जिससे हम क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं और इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब एक सपोज एक एरिया में पहले मतलब हम मान लेते हैं कि ये मान लीजिए इतने एरिया में थोड़ी बहुत क्रॉप बन रही है, प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन जब आप हाई यील्ड की बात करते हो तो मतलब बहुत सारी क्रॉप जो है वो हम प्रोड्यूस कर सके उतने ही एरिया में। तो यहाँ पे आपका फोकस क्या है कि आप किस तरह से यील्ड को इंक्रीज कर सकते हो। प्लांट ब्रीडिंग is one of the method adopted for high yield plant breeding and is implemented to improve the varieties of crop by breeding plants। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं ना, प्लांट ब्रीडिंग का सहारा ले सकते हैं। प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू क्या होता है ना, आप लोग क्या करते हो, हाई यील्ड प्लांट ब्रीडिंग करते हो। मतलब आप ज्यादा से ज्यादा ब्रीडिंग कर पाओ। ये पॉसिबल हो पाता है किसकी वजह से, प्लांट ब्रीडिंग की वजह से। एंड इससे हम लोग क्या कर सकते हैं ना, वेराइटीज भी इंप्रूव कर सकते हैं ना। व्हाट डज दैट प्लांट ब्रीडिंग मीन्स, आपने क्या किया, एक क्रॉप थी क्रॉप ए और एक क्रॉप थी बी। आपको पता है कि ये बहुत ज्यादा ठंड झेल सकती है और ये बीमारी यानी कोई भी पेस्ट इंसेक्ट इन सब से बच सकती है। आपने इन दोनों को मिला के एक नई ब्रीड बनाई जिसका नाम सी रख दिया। और ये जो सी है ना, इसके अंदर दोनों की क्वालिटी होंगी। सो plant from various places areas are picked up with preferred traits and then the process of hybridization, मतलब दोनों को मिलाने का काम करा जाता है या क्रॉस ब्रीडिंग करी जाती है ताकि डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के प्लांट हमको मिल सके। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? नाउ वाई आर मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स यूज्ड इन फील्ड, यानी कि मेन्योर और फर्टिलाइजर्स को यूज करने का क्या रीजन है। देखो, कोई भी सॉइल होती है ना, नेचुरली बहुत ही मुश्किल होता है कि आप उसको बिना कुछ नई चीज डाले उसमें से न्यूट्रिएंट उगते रहें, क्योंकि प्लांट अगर उसमें उगेगा तो प्लांट उसमें से न्यूट्रिएंट लेगा। बट अगर आप मेन्योर या फर्टिलाइजर नहीं डालोगे तो एक दिन तो वो जो न्यूट्रिएंट हैं वो खत्म हो जाएंगे। So manure and fertilizers are used to enrich the soil quality and improve the yield। तो manure और fertilizer यूज होते हैं सॉइल क्वालिटी को अच्छा करने के लिए, यील्ड को इम्प्रूव करने के लिए, ज्यादा प्रोडक्शन हो उसके लिए। मेन्योर हम लोग नॉर्मल तरीके से बना सकते हैं, यानी ज्यादा हमें मेहनत करनी नहीं है। मेहनत एज इन बाहर से नहीं खरीदना, चाहे तो खुद भी बना सकते हैं। लेकिन ये जो होते हैं मेन्योर, ये नेचुरल होते हैं, दे आर नेचुरल। ठीक है, और ये किससे बनते हैं, डेड प्लांट ऑर्गेनिजम्स, लीव्स, इन सब से बनते हैं। लेकिन फर्टिलाइजर्स किससे बनते हैं, इसको स्पेसिफिकली केमिकल्स की हेल्प से बनाया जाता है। ठीक है, दे आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ पोटेशियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन विच असिस्ट इन द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। ये बहुत ही अच्छे सोर्स होते हैं पोटेशियम का, फॉस्फोरस का, नाइट्रोजन का, जो प्लांट की हेल्दी डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। Manures and fertilizers mainly improve the fertility of soil and remove any deficiency, यानी कि सॉइल को उपजाऊ बनाता है, यानी कि जिससे उसमें अच्छे से प्लांट उग सके। एंड दूसरी चीज, कोई भी अगर डेफिशिएंसी है उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हेल्प मिलती है हमें फर्टिलाइजर्स की हेल्प से। What are the advantages of intercropping and crop rotation? क्या एडवांटेजेस होते हैं इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन के। इंटरक्रॉपिंग का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया। यानी देखो, पहले तो मैं आपको ना इंटरक्रॉपिंग सिंपल शब्दों में समझा देती हूँ कि जब हम इंटरक्रॉपिंग की बात करते हैं उसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। सो बेसिकली जब हम इंटरक्रॉपिंग की बात करते हैं तो हम लोग दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को एक साथ एक ही फील्ड में उगाते हैं। ठीक है, और एक प्रॉपर रो पैटर्न में हम उसको ग्रो करते हैं, जिसका हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम लोग प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके। क्या बढ़ा सके, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके। कैसे, पर यूनिट एरिया, मतलब जितनी पहले प्रोडक्टिविटी थी उससे ज्यादा प्रोडक्टिविटी अब हो जाए। पहले जितना कोई भी फसल उगती थी अब ज्यादा हो गई। तो आपने दो क्रॉप को, टू या उससे ज्यादा क्रॉप को आपने साइमल्टेनियसली एक ही फील्ड में ग्रो किया, दैट कम्स अंडर द इंटरक्रॉपिंग। अच्छा, एक और चीज, ये कई सारे वो लोग करते हैं जहां पे एक्सेस नहीं होता प्रॉपर इरिगेशन का या कम एक्सेस होता है, वहां पे फार्मर्स इसको यूज करते हैं।
इससे क्या होता है, इट एम्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया। इससे प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया एक तो बढ़ती है, ठीक है। दूसरी चीज, सॉइल इरोजन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं इस प्रैक्टिस की वजह से। जो ऊपर की लेयर होती है टॉप सॉइल, वो रिमूव कम होती है। और अगर हमारी कोई ऐसी क्रॉप है, मतलब जिसे बोलते हैं ना लॉस ऑफ क्रॉप कम होता है, ठीक है, हाई यील्ड ज्यादा रहती है और क्रॉप का लॉस कम होता है। प्रोड्यूस ऑफ ईच क्रॉप कैन बी मार्केटेड एंड कंज्यूम सेपरेटली। अब आपने 2 क्रॉप उगाई तो आप हर एक क्रॉप को अलग से मार्केट कर सकते हो और कंज्यूम कर सकते हो। तो एक ही एरिया में आपने डबल क्रॉप उगा के बेनिफिट कर लिया, ठीक है। क्रॉप रोटेशन हम लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। क्रॉप रोटेशन में आप क्या करते हो ना, सपोज आपने पर्टिकुलर एक ए क्रॉप ग्रो करी, ठीक है, ये 4 महीने चली। अब आप क्या करोगे, अब आप अगली बार ना बी क्रॉप ऐसी ग्रो करोगे जिसमें वो पहले वाले से पहली बात तो अलग होगी। और दूसरी चीज, मोस्टली हम लोग ऐसी क्रॉप उगाते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स कर ले, या लेग्यूमिनस प्लांट जैसे कि ग्राम पी। ना ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, देखिए क्रॉप रोटेशन में अगर आप एक ही को बार बार उगाते जाओगे तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है ना वो डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन हम वो चाहते नहीं है। सो फार्मर कैन ग्रो 2 और 3 क्रॉप्स एनुअली, और वो क्या कर सकते हैं ना, इससे उनको हेल्प मिलती है नाइट्रोजन को फिक्स करने में। और इसकी वजह से जो फर्टिलाइजर की जरूरत है वो कम से कम हो जाती है, क्योंकि बार बार क्रॉप्स चेंज होती हैं तो पर्टिकुलरली एक ही एरिया में वीड या पेस्ट नहीं लगते हैं, ठीक है। आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को इस तरह से बड़े आराम से ग्रो कर सकते हो। बेस्ट यूज ऑफ लैंड विद अ प्रॉपर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट। क्या होता है, लैंड का बहुत अच्छा यूज होता है एंड प्रॉपर सप्लाई होता है न्यूट्रिएंट का, इस, ठीक है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज जेनेटिक मैनिपुलेशन, हाउ इज इट यूजफुल इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जेनेटिक मैनिपुलेशन क्या होता है, कैसे यूजफुल होता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर। Genetic manipulation is a process in which the transfer of gene take place from one organism to another. यानी कि आपने एक ऑर्गेनिज्म से जीन लेके दूसरे में ट्रांसफर कर दिया, दैट इज जेनेटिक मैनिपुलेशन। Here, a gene of a particular character is introduced inside the chromosome cell, resulting in a transgenic plant. आपने किसी एक का जीन लेके किसी दूसरे के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, दूसरे के क्रोमोसोम के सेल में इंट्रोड्यूस कर दिया, जिससे क्या हुआ, ट्रांसजेनिक प्लांट, एक नया टाइप का प्लांट बन गया। एग्जाम्पल बहुत कॉमन है, बीटी कॉटन एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। इसके बारे में ऑल्दो आप लोग 12th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, बट बीटी कॉटन में क्या करते हैं ना, हम लोग ऐसा जीन डाल देते हैं जिससे वो ऑटोमेटिकली इंसेक्ट से बच जाता है। अब इसका दूसरों पे नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर कोई इंसेक्ट उसको खाएगा तो वो मर जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे जेनेटिक मैनिपुलेशन, जो काफी हद तक देखा जाता है एंड इट ऑल्सो वेरी यूजफुल इन द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है। अगर आपने कोई ग्रेन्स स्टोर करी है, ग्रेन्स मतलब कुछ भी हो सकता है, चावल, गेहूं, दालें, एनीथिंग, तो वो जो गेन्स है उनका, ग्रेन्स का लॉस कैसे हो सकता है, देखो स्टोरेज ग्रेन लॉस अकर ड्यू टू वेरियस एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर। कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये ग्रेन का लॉस देखने को मिलता है, जैसे कि ह्यूमिडिटी, एयर, टेम्परेचर, फ्लड एंड विंड। ये वो एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो कि अगर ज्यादा ह्यूमिडिटी हो गई, ज्यादा हवा लग गई, हवा कम लगी, टेम्परेचर प्रॉपर नहीं मिला, फ्लड आ गई, हवा की वजह से खराब हो सकती है ग्रेन्स। दूसरा है बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में आते हैं कीड़े मकोड़े, या फिर हम बोल सकते हैं इंसेक्ट्स, चूहे, बैक्टीरिया, फंगस, ऑल सच थिंग्स कम्स अंडर द बायोटिक फैक्टर। तो ये दोनों रीजंस हो सकते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर, जो कि क्या कर सकते हैं, लॉस कर सकते हैं ग्रेन का, मतलब ग्रेन्स खराब हो सकती है। हाउ डू गुड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस बेनिफिट फार्मर, यानी अच्छी एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस से फार्मर को क्या बेनिफिट होता है। गुड प्रैक्टिसेस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री बेनिफिट फार्मर इन द फॉलोइंग वेज। सबसे पहली बात तो अच्छी कैटल, मतलब देखो आप उनको अच्छे से रखोगे, साफ सुथरा रखोगे तो हेल्दी रहेंगी, ठीक है। गुड क्वालिटी कैटल प्रोड्यूस होंगे, आगे जो बच्चे होंगे गाय वगैरह के वो भी बड़े हेल्दी होंगे। अच्छा दूध मतलब प्रोड्यूस हो पाएगा। अगर मिल्क प्रोडक्शन, ऑब्वियसली डेयरी फार्मिंग या एनिमल हस्बेंड्री की अगर हम बात करें तो वो दोनों चीजों में हेल्पफुल रहेगा। एंड यूज इन एग्रीकल्चर फॉर कार्टिंग, इरिगेशन एंड टिलिंग, मतलब कि आप उनको यूज कर सकते हो एग्रीकल्चर की फील्ड में, या फिर अगर आपको केवल सॉइल की अपर लेयर को मूव करना है, इन सब चीजों के लिए।
ठीक है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कैटल फार्मिंग? कैटल फार्मिंग के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? देखो कैटल तो आपको पता ही है, एक तो मिल्क है दैट इज अलग, दूसरी चीज कैटल्स आर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, ठीक है, पर्पस के लिए यूज होती है, किसके लिए? एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। अब अगर बकरी वगैरह की बात करें तो उसका तो मीट भी खाया जाता है। जनरेशन ऑफ गुड क्वालिटी कैटल, जनरेशन ऑफ गुड क्वालिटी कैटल मतलब अच्छा कैटल खुद अपने आप में प्रोड्यूस होती है। अगर आप अच्छे से फार्मिंग कर रहे हो तो जो एक जिसे कहते हैं ना कि किसी एनिमल का बच्चा, तो वो भी अच्छा क्वालिटी में प्रोड्यूस होगा। एंड स्किन ऑफ कैटल यूज होती है लेदर, एंड अगर हम शीप की बात करें तो वो यूज होता है वुल इंडस्ट्री के अंदर। सो देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ कैटल फार्मिंग। नाउ फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, व्हाट इज कॉमन इन पोल्ट्री, फिशरीज एंड बी कीपिंग? देखो पोल्ट्री, फिशरीज एंड बी कीपिंग में अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करने की बात करते हैं तो कौन सी चीज कॉमन है? आप अगर ध्यान से देखो तो क्रॉस ब्रीडिंग टेक्निक आर यूज्ड अडॉप्टेड इन पोल्ट्री, फिशरीज एंड बी कीपिंग। हम क्रॉस ब्रीडिंग टेक्निक को यूज करते हैं जिसमें हम लोग एक किसी मतलब स्पीसीज को दूसरी के साथ इंटरब्रेड करवाते हैं, मतलब सॉरी स्पीसीज नहीं, मैंने गलत वर्ड बोल दिया, ब्रीड को, ठीक है। तो बहुत कॉमन चीज है ये। क्यों? इससे क्या होता है ना, प्रोडक्शन अच्छा होता है। अब आपने कई सारी ऐसी गायों के एग्जाम्पल सुने होंगे कि जिनको दो अलग अलग ब्रीड के एनिमल्स को मिला के एक और नया एनिमल बना दिया। सो दैट न्यू एनिमल इज बेसिकली द रिजल्ट ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है। सो अलॉन्ग विद दीज टेक्निक्स रेगुलर एंड प्रॉपर मेंटेनेंस मेथड आर यूजफुल इन इम्प्रूविंग प्रोडक्शन। सो बेसिकली अगर आपने ये कर दिया, क्रॉस ब्रीडिंग कर दी, लेकिन उसके अलावा जरूरी है कि प्रॉपर आप मेंटेन करके रखो प्रोडक्शन के लिए, मतलब आप साफ सुथरा रखो, अच्छे से रखो, सारी चीजों का ध्यान रखो। हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन कैप्चर फिशिंग, मैरीकल्चर एंड एक्वाकल्चर? नाउ इन तीनों में क्या डिफरेंस है? कैप्चर फिशिंग क्या होता है ना, इट इज अ टेक्निक जिसमें फिश कैप्चर करी जाती हैं वेरियस सोर्सेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक सी, रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड, ठीक है। कैप्चर फिशिंग क्या है? इट्स अ टेक्निक जिसमें फिश को कैप्चर किया जाता है अलग अलग सोर्सेज से, कहाँ के? नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि सी, रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, इन सब से। लेकिन यहाँ पे फोकस कहाँ पे? नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। मैरीकल्चर के अंदर कल्चरिंग ऑफ फिश होता है, लेकिन मरीन वाटर से, जो सॉल्टी वाटर होता है जहाँ पे वो होता है उसमें से फिश को कैप्चर किया जाता है। एंड एक्वाकल्चर में मरीन और फ्रेश वाटर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके उस सॉल्ट वाटर के पानी से भी अगर मछली पकड़ ली या फ्रेश वाटर से पकड़ ली, दोनों सेम के ही बात आ जाएगी, यानी वो एक्वाकल्चर की तरफ आ जाएंगे। सो दिस इज इट। ये मैंने आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करवा दी है, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज क्लास 9। ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो या कुछ भी समझ में आओ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको बहुत सारी वीडियोस वहां पे मिलेंगी जिसमें आपको अलग अलग टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। I'll see you next time in the next video.